तेज प्रताप यादव को लेकर के ये जो घटना हुई और जो लालू प्रसाद यादव ने एडवाइजरी जारी किया, ट्वीट करके उनको पार्टी से निकाल दिया, इस पर आप क्या टिप्पणी करते हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? मैं ये कहूँगा कि राजनीति में ना अक्सर लोग बहुत डरपोक होते हैं। तेज प्रताप यादव मर्द आदमी है, मुझे ये कहते हुए कोई शक नहीं हो रही है कि उन्होंने अपने एक रिश्ते को, जो उनकी गर्लफ्रेंड है, उसको स्वीकार किया और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किया और कहा कि मेरा इनसे रिश्ता है 12 साल पुराना और मैं इसके लिए मेरी कमिटमेंट है। राजनीति में ऐसे लोग नहीं होते। सचिन पायलट की जो राजनीति है वो कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, कैसे जा रही है? देखिए, सचिन पायलट अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, लेकिन उनका जो दिल है वो जयपुर में पड़ा रहता है। अशोक गहलोत आखिर क्यों उनको आगे नहीं आने देना चाहते हैं? अशोक गहलोत ने पिछले 30 सालों में जितने बड़े परिवार थे, राजनीतिक रूप से सबको निपटाया। परशुराम मदेरणा, मिर्दा फैमिली, ओला फैमिली, राम सिंह बिश्नोई, नवल किशोर शर्मा, लंबी फहरिस्त है। एक लड़का ऐसा आया जो इनके सामने खड़ा हुआ है और ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसको। राजनीतिक रूप से बात कर रहा हूँ। अशोक गहलोत को कहीं तो पीछे होना पड़ेगा। नहीं, पार्टी ने उन्हें पीछे कर दिया है, लेकिन वो अभी पीछे नहीं हो रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो आज की डेट में कहा जा रहा है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो जयशंकर के बाद आने के बाद काफ़ी बेहतर हुई है, अच्छी हुई है। देश भर में उनका नाम चल रहा है। आप क्यों कह रहे हैं कि मतलब जयशंकर को ही हटा दिया जाएगा? उनको कौन जानता है देश भर में? कोई नेता थोड़ी है, एम्बेसडर थे वो, कहाँ के? चाइना के। प्रधानमंत्री जी जो है ना वो एसेट्स पालते हैं, लाइबिलिटी नहीं पालते। जयशंकर आज की डेट में लाइबिलिटी हो गए हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? थरूर साहब हो सकते हैं। शशि थरूर साहब। हाँ भाई, कब जा रहे हैं? मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हो भी सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे मॉल्टिक्स पर देख रहे हैं। ये हमारा शो देखी जाएगी है और 8th एपिसोड है। आज का जो विषय है वो सचिन पायलट हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार हमसे कह रहे थे कि सचिन पायलट पर बात हो, तो सचिन पायलट पर आज बात होगी। लेकिन उससे पहले भारत में और ख़ासकर बिहार में, इस बार तो खैर बिहार में चुनाव है, तो बिहार में भी बहुत राजनीतिक उठापटक चल रहा है और सबसे नया और ताज़ा मामला जो है वो तेज प्रताप यादव का है, लालू परिवार का है। तेज प्रताप यादव के बारे में आपने सारी खबरें जान ली होंगी ट्विटर से कि कितनी बार उन्होंने ट्वीट किया अपनी प्रेमिका को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, और फिर बाद में लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि जो भी उनके बड़े बेटे ने किया उससे उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है उसका कोई ख़ास लेना देना नहीं है। सो इसलिए अपनी कार्रवाई में पार्टी की ओर से उन्होंने 6 साल के लिए उन्हें निलंबित कर दिया है और परिवार से भी अलग कर दिया है। तेजस्वी यादव ने भी आकर कह दिया कि वो इस तरह की कोई भी गुस्ताखी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही राजनीति में, ना ही परिवार में। आदेश रावल साहब हैं हमारे साथ, बिहार की राजनीति पर भी ये थोड़ा बहुत ध्यान दे ही रहे हैं। लालू यादव की राजनीति पर क्या कर रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं, ये तो एक अलग बात है। पर तेज प्रताप यादव को लेकर के ये जो घटना हुई और जो लालू प्रसाद यादव ने एडवाइजरी जारी किया, ट्वीट करके उनको पार्टी से निकाल दिया, इस पर आप क्या टिप्पणी करते हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इसके ना 2 पहलू हैं। एक है राजनीतिक पहलू, जिसमें लालू यादव ने अपने बेटे को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया और उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये बीच में आ रहे थे और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पार्टी का कोई भी सदस्य या कोई भी सदस्य जो परिवार का है वो उनके टच में आएगा तो वो उसके लिए खुद जिम्मेदार होगा। इसी साल के अंत में वहाँ चुनाव है और मेजर स्टेक है आरजेडी का, लालू यादव का। मुझे लगता है कि आरजेडी का जो आज भी चेहरा है वो लालू यादव ही है और वो इस बात को अच्छे से समझते हैं और राजनीतिक रिपरकशंस को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कुछ ऐसा फैसला नहीं किया गया इसके ऊपर तो ये राजनीतिक मुद्दा न बन जाए। इसका दूसरा पहलू है तेज प्रताप यादव का। मैं ये कहूँगा कि राजनीति में ना अक्सर लोग बहुत डरपोक होते हैं। तेज प्रताप यादव मर्द आदमी है, मुझे ये कहते हुए कोई शक नहीं हो रही है कि उन्होंने अपने एक रिश्ते को, जो उनकी गर्लफ्रेंड है, उसको स्वीकार किया और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किया और कहा कि मेरा इनसे रिश्ता है 12 साल पुराना और मैं इसके लिए मेरी कमिटमेंट है। राजनीति में ऐसे लोग नहीं होते। वो हमेशा चीज़ों पर पर्दा डालते हैं, चीज़ों को छुपाते हैं और डरते हैं। 2 लोगों का एडमायर करता हूँ मैं इस चीज़ में, एक तेज प्रताप यादव को, दूसरा दिग्विजय सिंह को। दिग्विजय सिंह की भी जब ऐसी बात आई थी तो उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि हाँ, मेरा इनसे रिश्ता है और मैं इनसे शादी करने वाला हूँ या कर चुका हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है।
तो राजनीति में इतने क्लियर विजन के लोग कम होते हैं, एक्सेप्ट करने वाले लोग कम होते हैं। तो मैं तेज प्रताप यादव और दिग्विजय सिंह को राजनीति में मर्द मानता हूं कि उन्हें अपने निजी जीवन में भी वो चीज़ें स्वीकार की जो ज़्यादातर लोग नहीं करते, नहीं बताते, नहीं छुपा, मतलब सब छुपाते हैं। बिल्कुल आदेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि देखिए बिहार की राजनीति में इस तरीके से है ना कि अगर आप आके आप बता रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, आपका एक रिश्ता था 2018 में उनकी शादी हुई थी जिसका केस अभी भी चल रहा है, डाइवोर्स अब तक फाइनल हो नहीं पाया है, और फिर अचानक आप ये चीज़ कर रहे हैं, फिर एक ही दिन में आप दो बार ट्वीट करते हैं, ट्वीट करके आप ये कहते हैं कि मेरा अकाउंट ही हैक हो गया था, किसी ने ये सारी चीज़ें कर दी हैं। तो फिर इसमें कैसे आप देखेंगे? ये तो फिर बचाने की कोशिश हो रही है। नहीं, बचाने की कोशिश नहीं। मुझे लगता है कि जब उन्होंने वो ट्वीट किया तो उनके ऊपर परिवार का प्रेशर आया होगा कि ये आपने क्या कर दिया। अगर रिश्ता था तो उसको चुपचाप रखते। राजनीतिक लोगों की समस्या ये होती है कि वो सब चीज़ों को जग जाहिर नहीं कर सकते, और ख़ासतौर पर उनकी व्यक्तिगत लाइफ को, पर्सनल लाइफ को। तो मुझे ऐसा लगा कि जो उन्होंने ट्वीट किया कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, वो फैमिली के दबाव में गया होगा। और जब लालू यादव क्योंकि पुराने पॉलिटिशियन हैं और उन्होंने इस बात को समझा होगा कि हम कुछ भी कह लें कि ट्वीट हैक हुआ, मतलब अकाउंट हैक हो गया या कुछ और कारण है, अब ये बात लोगों के बीच में जा चुकी है। क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है कि वो बहुत तेज़ी से फैलता है, और वो फैल चुका था। उस पर लोगों ने बात करनी भी शुरू कर दी थी, सोशल मीडिया पे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिएक्शन भी आ गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लालू यादव ने राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हुए इस बात का फैसला किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इन्हें पार्टी से निष्कासित करता हूँ। तो ये पॉलिटिकल फैसला है। क्या इसमें तेजस्वी का भी दबाव हो सकता है? क्योंकि तेजस्वी इस वक्त देखिए, कुल मिला के आरजेडी का चेहरा है। तेजस्वी यादव ने भी लव मैरिज करी है, लेकिन किसी को बताया नहीं पहले। जब वो उनकी पत्नी होगी तब लोगों को पता लगा कि हाँ, इनकी पत्नी है। उसके बाद समाज आपको स्वीकार करता है। आप जिससे वो आपके निजी जीवन में क्या चल रहा है वो बाद में अगर सामने आए, जब आप कमिटेड हो जाते हो तो दिक्कत नहीं होती। अगर तेज प्रताप ने लिखा होता कि ये मेरी पत्नी है और इनसे मैंने शादी कर ली है, कुछ भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि गर्लफ्रेंड है, वहाँ प्रॉब्लम आई है। तो इस बिहार चुनाव के रिपरकशंस को, परिस्थितियों को, उनके मद्देनज़र ये फैसला हुआ होगा, और मुझे लगता है कि लालू यादव ने राजनीतिक रूप से सही फैसला किया है। लेकिन मैं तेज प्रताप यादव की भी तारीफ़ करना चाहता हूँ कि वो उनके अंदर एक मर्द है जिन्होंने बाहर आके स्वीकार किया कि हाँ, मेरा रिश्ता है और मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है। ये ऐसे पॉलिटिशियंस नहीं हैं हिंदुस्तान में। और तेज प्रताप यादव तो बहुत ही मतलब साफ है। मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, जो है वो सामने है, पीछे नहीं है। तो ये जो ट्वीट उनका आया था ना, ये उनकी पर्सनैलिटी को बताता है कि वो एक्चुअल है कैसे। उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि यार मेरे एक ट्वीट से, या मेरे जो मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ अपने लोगों को, या अपने बिहार के लोगों को, या देश के लोगों को, उसके रिपरकशंस ऐसे हो जाएंगे कि आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो उनके अंदर तो कोई लाल लपेट थी नहीं ना। हाँ, लेकिन अगर इस एक मामले को अगर थोड़ा सा साइड हट के बाकी और भी चीज़ें देखें तो तेज प्रताप को हमेशा देखा गया है कि वो इस तरह के मतलब आड़े टेढ़े काम कर देते हैं जिससे कि आरजेडी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, तेजस्वी को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, या लालू प्रसाद यादव को भी जवाब देना मुश्किल हो जाता है। पिछले दिनों होली पे भी आपने देखा होगा, वो स्कूटी पे एकदम घूम रहे थे, एकदम कपड़े उपड़े फाड़ उड़ के। फिर ऐसे ही कुछ और भी घटनाएं उनके पुराने हैं। मेरा एक अनुभव है, मैं वो अनुभव आपको बताता हूँ कि मैं आज से 4 महीने पहले, 3.5-4 महीने पहले पटना गया था। प्रशांत किशोर का इंटरव्यू था, और उसके अगले दिन तेज प्रताप यादव का इंटरव्यू शेड्यूल्ड था। अब मैं फ्रीलांस ही किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए वो इंटरव्यू कर रहा था। तो मेरा अनुभव क्या हुआ कि हम गए, वहाँ पे सारा सेटअप वगैरह लगा दिया गया। अब वो बस आके बैठने ही वाले थे, आ पहले चुके थे, हाय हेलो हो चुका था, लेकिन अचानक से मूडी आदमी है, कहते हैं कि नहीं इंटरव्यू नहीं करते हैं। मैं बोला भाई साहब, आपने 2 दिन टाइम दिया, आपने बुलाया, आपने अभी सेटअप वेटअप सब चीज़ लगवा दिया, और आप अभी आके बैठने वाले भी थे, आपने अपना सोफ़ा भी 3 बार चेंज कराया, 3 बार उस पे से टावल जो लगते हैं वो टावल भी चेंज कराया, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं करेंगे। तो बाद में मैं थोड़ा सा साइड हट गया बातचीत करने के लिए, तो मैं देखा कि शायद उनका कोई हाउस हेल्प होगा या जो भी रहा होगा। खैर ये कहने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये कुछ उनके व्यवहार इस तरीके से हैं जो जग जाहिर पहले भी हुए हैं और कई बार होंगे भी। वो उसको प्रताड़ित कर रहे थे। अब आप समझ रहे होंगे प्रताड़ित किस तरीके से कर रहे थे।
तो उनके लोगों ने मुझे साइड हटा दिया, फिर बाद में बोला गया कि आपको इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा, आप जाइए, आपका ठीक नहीं है, चैनल ठीक नहीं है, चाहे ये है वो है फलाना है। तो मैं समझ नहीं पाया कभी भी इस आदमी को कि ये किस तरीके से अपने एक्शंस को करते हैं, लेकिन हमेशा इनकी गलतियों की वजह से इनकी पार्टी को प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तेजस्वी यादव जरूर इस पे खफा नज़र आते हैं हमेशा ही। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर क्या ही किया जाएगा, ये तो आखिरी ऑप्शन है ना पॉलिटिकल पार्टी। मैंने कहा ना आपको, ये देखिए ये राजनीतिक फैसला है। ये जो किया गया है ये चुनाव का मद्देनज़र ये फैसला हुआ है, उसी को ध्यान में रख के किया गया। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं उनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ कि उनमें इतनी हिम्मत है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए दम चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात सचिन पायलट वाली थी और हमारे दर्शक भी इंतज़ार कर रहे हैं, पिछले 2 बार से वो आग्रह कर रहे थे कि आदेश रावल से पूछा जाए कि सचिन पायलट की जो राजनीति है वो कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, कैसे जा रही है। इस पर आप एक बार प्रकाश डालिए, फिर आगे के सवाल जवाब होते हैं। देखिए, सचिन पायलट अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, लेकिन उनका जो दिल है वो जयपुर में पड़ा रहता है। वो होता है ना कि वो मछली की आंख पे निशाना, वो उनका वही है। और जहाँ तक मुझे याद है लोकसभा चुनाव से पहले सचिन को ये कहा गया था कि अभी आपको काम करना है राहुल गांधी के साथ में, उसके बाद सही समय पे आपके राजस्थान भेज देंगे। राजस्थान भेजने का मतलब ये है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा और उसके बाद फिर वो फुल फ्लेज राजनीति करेंगे राजस्थान की। अभी क्योंकि 2023 में एंड में वहाँ पे इलेक्शन हुआ था, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, क्योंकि जब आप प्रदेश अध्यक्ष बनते हो तो ऐसा नहीं कि आप 4 साल तक लगातार संघर्ष कर लोगे, बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 3 साल पहले इनको राजस्थान की कमान सौंप देंगे। हालांकि अभी भी अशोक गहलोत जो हैं वो एक सक्रिय भूमिका में हैं और वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा ना होने दें, और कोई भी प्रतिद्वंदी करता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या है ना कि यहाँ हर राज्य में खेमे बटे हुए हैं, जैसे सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, भूपेश बघेल वर्सेस टी.एस. सिंहदेव, हरियाणा में हुड्डा वर्सेस शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, ठीक है। ऐसे ही जब आप स्टेट वाइज झाँक के देखेंगे तो कांग्रेस का झगड़ा कांग्रेस से है, उसका कोई झगड़ा बीजेपी से नहीं है, ठीक है। अब आप वापस सचिन पायलट पे आता हूँ, और जैसे ही ये डेवलपमेंट होगा, अगर ये हो जाता है तो फिर ये क्लियर कट इंडिकेशन होगा कि हमारा जो चेहरा है राजस्थान का वो सचिन पायलट है। लेकिन मुझे इसमें देखना है कि अभी इन हाल ही के दिनों में अशोक गहलोत जो दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं वो कौन कौन, क्योंकि वो ना बहुत शांत पॉलिटिशियन है, मतलब अशोक गहलोत जी, और क्योंकि 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, जड़ें बहुत गहरी हैं, ठीक है ना। और किस किस को इन 3 बार के इन 3 टर्म्स में किस किस को मोबिलाइज कर रखा है, क्या क्या कर रखा है। लेकिन उनके सामने बस एक ही दिक्कत है जो उनके लीडरशिप में जो विधायकों ने जो भी वो कांड किया था 25 सितंबर वाला, उसके बाद जो उनके ऊपर आरोप लगे कि आपने गद्दारी कर दी और आपने विद्रोह कर दिया सोनिया गांधी के खिलाफ, और फिर उसके बाद अशोक गहलोत दिल्ली आए और 4-5 दिन लगे मुलाकात कराने में। अंबिका सोनी ने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया और उनकी मुलाकात कराई सोनिया गांधी के साथ। फिर उन्होंने बाहर आके माफ़ी मांगी मीडिया के सामने कि मुझसे वो गलती हुई। तो अशोक गहलोत इससे पहले, इस घटना से पहले बहुत नज़दीकी थे गांधी परिवार के, उनका वो पूरा ट्रस्ट करते थे, और बल्कि वो चाहते थे कि अशोक गहलोत जो हैं वो सीएम की कुर्सी छोड़ के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, इतना ट्रस्ट करते थे। मतलब ब्लाइंड फेथ जिसे कहते हैं ना, वो वाला ट्रस्ट था गांधी परिवार का अशोक गहलोत के ऊपर। इसीलिए उनको पहले जीएसओ बनाया गया था, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिस पद पे आज केसी वेणुगोपाल है, वो भी एक महत्वपूर्ण पद था। लेकिन जिस दिन वो घटना हुई उसके बाद से वो जो विश्वास था वो उनके ऊपर से उठ गया, और फिर एकदम से फिर वो जो एंट्री होती है सचिन पायलट की ऐसे, क्योंकि गहलोत राज्य को नहीं छोड़ना चाह रहे थे। नहीं, वो चाह रहे थे कि सचिन पायलट ना बने मुख्यमंत्री, बाकी आप जिसको मर्जी बना दो, उनके खेमे का कोई बन जाएगा। नहीं, आप जिसको मर्जी बना दो, ये व्यक्ति मंजूर नहीं है। तो ये इतना टसल क्यों? टसल मुझे लगता है कि सचिन पायलट भी
पुराने 2004 से लेकर के अब तक लगातार सांसद हैं, नेता हैं, मंत्री रहे हैं। उनके पिता राजेश पायलट एक बड़े राजनेता थे, मंत्री थे। सवाल ये है कि एक युवा जब कुछ बदलाव करना चाहता है राजस्थान में, मैंने उनकी एक रैली भी कवर करी थी 2023 में, जिस दौरान उन्होंने एक युवाओं को लेकर के रैली की थी। मतलब लोगों में उनके प्रति भरोसा है। लोग चाहते हैं कि सचिन पायलट राजनीति में सीएम के फेस के तौर पर भी आए, सिर्फ पीछे पीछे काम ना करें। उनकी नाराजगी भी 2020 में वैसे ही दिखाई दी। तो अशोक गहलोत आखिर क्यों उनको आगे नहीं आने देना चाहते हैं? अशोक गहलोत ने अपनी 30 साल की राजनीति में, जब इनको सीएम बनाया गया था तो तब परसराम मदेरणा को सीएम बनना था, जो कि बड़े जाट नेता थे जी। लेकिन सोनिया गांधी ने इनको चूज़ किया, और ये भी उस वक्त काफ़ी यंग थे। मुझे लगता है कि 40 के आसपास इनकी उम्र रही होगी। तो जब इनको सीएम बनाया गया तो ये यंग थे, लेकिन अब जब यंग लोगों की बारी आई तो इनको इस बात से दिक्कत है। देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है। अशोक गहलोत ने इन पिछले 30 सालों में जितने बड़े परिवार थे कांग्रेस के, जो बड़े नेता थे, राजनीतिक रूप से सबको निपटाया। परशुराम मदेरणा, मिर्दा फैमिली, ओला फैमिली, राम सिंह बिश्नोई, नवल किशोर शर्मा, लंबी फहरिस्त है एक, जो बड़े परिवार थे। एक लड़का ऐसा आया जो इनके सामने खड़ा हुआ है और ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसका, राजनीतिक रूप से बात कर रहा हूँ। अब जब 2018 में चुनाव हुआ तो उस वक्त उम्मीद थी कि शायद, तब राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, 2018 की बात है, और 19 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था लोकसभा चुनाव की हार के बाद। तो उस वक्त एक मौका यह आया था कि राहुल गांधी यंग लीडरशिप डेवलप करते, वहाँ मध्य प्रदेश में सिंधिया और इधर सचिन पायलट, लेकिन वो नहीं कर पाए। अपनी माँ की जो कांग्रेस थी, उनकी माँ की जो कांग्रेस थी, सोनिया गांधी की कांग्रेस थी, और अहमद पटेल, कमलनाथ, अशोक गहलोत, ये सब बड़े लोग हैं राजनीति के और बहुत रिसोर्सफुल लोग हैं। इनके आगे राहुल गांधी की पॉलिटिक्स हार गई और ना सिंधिया बन पाए और ना सचिन पायलट बन पाए। सचिन पायलट को ये कहा गया कि भाई आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और आप डिप्टी सीएम बन जाओ, और ये मंत्रालय, मतलब हो गया, एडजस्ट कर दिया उनको। तो वो जो कंपटीशन हुआ ना 18 में कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, तो जो आदमी इतना इंडिस्पेंसेबल हो और उसके सामने कोई नाम चल रहा हो और कई दिनों तक फैसला नहीं हो पा रहा हो, चर्चा हो रही है मीडिया के अंदर, पूरा देश इंतजार कर रहा है खबर का, वो कंपटीशन शायद गहलोत साहब को अच्छा नहीं लगा होगा। मैं पॉलिटिकल बात को समझने के बाद समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई मुझे तो पता नहीं उनके मन के अंदर क्या है, हम तो राजनीतिक लोगों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से ये लड़ाई शुरू होती है इनकी। लड़ाई तो पहले ही शुरू हो चुकी थी जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे। आपको याद होगा अशोक गहलोत हमेशा कहते थे कि इनकी लड़ाई नहीं हुई है, इनको पता नहीं है। अरे भाई, जब जिस हाई कमांड ने आपको मदेरणा जी को हटा के आपको सीएम बनाया, अब वही हाई कमांड अगर ये कहता है कि नहीं आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, उनको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बनाया था मदेरणा जी को, तो आपको बना रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप सीएम इनको दे दो। और वो क्या कहते थे उससे पहले, मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास रखा हुआ है, जब चाहेंगी तब मंजूर कर लेंगी। लेकिन जब इस्तीफा मांगा तो विद्रोह हो गया। राजनीति यही है, या कोई किसी का सगा नहीं होता। पर आदित्य जी, मुझे एक चीज़ और समझाइए। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है राजस्थान की राजनीति को जब आप बहुत बारीकी से बैठ के समझने की कोशिश करते हैं। तो 2018 में भी वही मन था कि मुख्यमंत्री बनना है, अब भी वही दिमाग में क्लैरिटी है कि बनना है। राजनीतिक जानकार भले कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी राज्य में चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले ये ना बताती हो कि हम किसे अपना सीएम का चेहरा रखेंगे या नहीं रखेंगे, पर जानकारों को इतना तो समझ में आता है कि जीतेगा तो कौन बनेगा। आपको भी इस बात का भरोसा होगा ही कि अगर हरियाणा में कांग्रेस आ जाती है तो सीएम कौन बनेगा, कौन बनता है आपके हिसाब से? इस बार हरियाणा में हुड्डा बनते पहले से आपको क्लियरिटी थी। आपको तेलंगाना का भी पता ही था, रेवंत रेड्डी का पता कि रेवंत रेड्डी बनेंगे। वैसे ही राजस्थान भी है ना, तो इस बार तो लोगों को एक भरोसा रहेगा ना कि चलो ठीक है, अगर सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी जाती है तो कम से कम ये सीएम इस बार बनेंगे। अशोक गहलोत को कहीं तो पीछे होना पड़ेगा। नहीं, पार्टी ने उन्हें पीछे कर दिया है, लेकिन वो अभी पीछे नहीं हो रहे हैं। बात समझो, राजनीतिक आदमी कभी रिटायर नहीं होता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती हैं।
वो हमेशा, अच्छा अशोक गहलोत बहुत डिफरेंट पॉलिटिशियन है, वो 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं। उनके बारे में प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल काम है, ज्योतिष भी नहीं कर पाएगा। वो खुद ही कहते हैं मैं जादूगर हूँ। उनके बारे में प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी, जो कि मुझे लगता है करने जा रही है, सचिन को अध्यक्ष बना देगी तो लगभग चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन राजनीति में 100% कुछ नहीं होता। क्या सचिन पायलट के रिश्ते अभी भी राहुल गांधी से उतने ही मजबूत हैं जैसा कि हमेशा दिखता रहा है? हाँ, पूरी फैमिली से, गांधी फैमिली से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, दोनों से। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल और लेता हूँ राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा कि मीडिया उनके पक्ष में नहीं है या उनकी बातें नहीं दिखा रही है, उनके प्रवक्ताओं को उतना स्पेस नहीं मिल पा रहा है। ये एलिगेशन बहुत समय से लग रहा है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर इतनी प्रॉब्लम है और आज की डेट में मीडिया ठीक है वो दिखाई भी देता है कि किस तरीके से वर्क कर रही है, तो कांग्रेस ने कभी इसका विकल्प क्यों नहीं ढूंढा? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में किसी भी मेन स्ट्रीम चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया था, ना किसी अखबार को, ना जितने भी यूट्यूबर्स थे जो भी थे उनको दिया। और मुझे याद है लोकसभा चुनाव से पहले कुछ जर्नलिस्ट मिलने गए थे उनसे, तो उन्होंने कहा कि आपके पास कुछ विकल्प है मेन स्ट्रीम मीडिया का? तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास है, लेकिन बताऊंगा नहीं अभी। ऐसा राहुल गांधी ने बोला। अभी परसों की बात है, सारे प्रवक्ताओं की मीटिंग थी, पूरे देश के प्रवक्ता बुलाए गए थे और राहुल गांधी ने उनसे बातचीत करी, सबसे बात की, उनके सवाल लिए, अपनी बात कही। कुछ साल पहले क्या हुआ था, एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे, मेरे भी मित्र थे, वो राजीव त्यागी, उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था। तो उन्होंने ये कहा कि देखो ये आप लोगों का रोज़ का काम है। राहुल गांधी ने अपने प्रवक्ताओं को कहा कि आप लोगों का रोज़ का काम है, स्ट्रेस नहीं लेना है, गलती हो जाती है कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि उनका ये आरोप था कि एंकर, बीजेपी के प्रवक्ता, फिर कोई आरएसएस समर्थक चढ़ जाते हैं, तो आप अकेले हो और सामने से कई सारे लोग आपके ऊपर अटैक करते हैं, तो रिलैक्स रहा करो, ठीक है। अगर वो ये कह दें कि भाई पंडित नेहरू ने कुछ नहीं किया, राजीव गांधी ने कुछ नहीं किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया, तो उनको बोलना कि हाँ कुछ नहीं किया, आप आगे बताओ क्या करना है, तो इतने रिलैक्स रहा करो। बेसिकली वो उनको एक मैसेज दे रहे थे कि थोड़ा वो मतलब स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, रिलैक्स रहो, अपना फैमिली का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। और गलती होती हैं क्योंकि आप लोग रोज़ जाके लड़ते हो टीवी के ऊपर, उसमें गलतियाँ भी होंगी, स्ट्रेस मत लेना। जयराम रमेश है, पवन खेड़ा है, ठीक है ना, ये भी कुछ कहें, कोई दिक्कत हो, इनकी बात का स्ट्रेस मत लेना। बेसिकली वो अपने प्रवक्ताओं को कहीं ना कहीं रिलैक्स कर रहे थे कि तो कोई बात नहीं, हम लोग तो रोज़ मीडिया हैंडल नहीं करते ना, वो लोग तो सब तो प्रवक्ता ही जाते हैं। तो उस हिसाब से वो एक मैसेज देने की कोशिश थी, मुझे ऐसा लगा। लेकिन इसमें मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि पिछले दिनों एक डिबेट शो में रूबिका लियाकत अपनी चेयर से उठती हैं और उठ के कांग्रेस प्रवक्ता के ऊपर ऐसा लग रहा है कि मतलब वो चढ़ना चाहती हैं, है ना। मतलब आप एक एंकर हैं, आप डिबेट शो ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, आप अपनी कुर्सी पे बैठ के भी वो सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप अपने गेस्ट की कुर्सी तक पहुंच जा रहे हैं। इस पूरी प्रकरण को जब आप देख रहे होते हैं, आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, ये कुछ ज़रिए हैं अपने आप को, अपने शो को, अपनी वीडियो को हाईलाइट करने का, उसको सोशल मीडिया पे चलाने का। वो क्लिप कटेगी, फिर वही उसके ट्वीट्स होंगे, वो इंस्टा पे चलेगी। तो ये एक नया तरीका है अपने आप को सेंटर में रखने का, कि कैसे अपना प्रचार प्रसार किया जाए। इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। हम लोग मीडिया पे भी बात कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, हम उस पर काम करते हैं, क्या हो गया? आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये रियलिटी शो बन चुका है? नहीं, सब नहीं, पर लगभग। नहीं, सबको नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के ऐसा करते हैं कि ताकि झगड़ा हो जाए स्टूडियो में, ठीक है, मारपीट हो जाए स्टूडियो में, गाली गलौच हो जाए, आप उठ के चले जाओ, कोई पानी फेंक दे, ठीक है ना। तो वो मुझे लगता है कि एक सोचा समझा लगता है मुझे। वो ऐसा नहीं लगता कि भाई वो एकदम से हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया, वैसा नहीं है। कुछ ना कुछ इसके पीछे प्लानिंग होती हो। एक बड़ा ज़रूरी सवाल आपने ट्वीट करके लिखा कि मेरी राजनीतिक समझ कहती है कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी कैबिनेट में बदलाव करेंगे, जयशंकर विदेश मंत्री नहीं होंगे।
एक तरीके से देखा जाए तो आज की डेट में कहा जा रहा है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो जयशंकर के बाद आने के बाद काफ़ी बेहतर हुई है, अच्छी हुई है। देश भर में उनका नाम चल रहा है। आप क्यों कह रहे हैं कि मतलब जयशंकर को ही हटा दिया जाएगा? उनको कौन जानता है देश भर में, कोई नेता थोड़ी है, एम्बेसडर थे वो, कहाँ के, चाइना के। अब मैं क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ तुम्हें। जब इनको विदेश मंत्री बनाया गया तो उस वक्त तर्क दिया गया कि भाई इन्होंने बहुत टाइम चाइना में स्पेंड किया है, तो ये चाइना के साथ हमारे रिश्ते और बेहतर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, चाइना ने हमारी ज़मीन कब्जा कर ली, की ना। फिर पीएम ने कहा ना कोई घुसा है ना कोई ज़मीन गई है, कहा ना, और पार्टी को स्टेटमेंट दिया। अब जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, चाइना कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं ओपनली, तो ये डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं किया है? किसको कहते हैं कूटनीतिक फेलियर? ये तो होता है। तो क्या मैनेज कर रहे हो आप, क्या डिप्लोमेसी है आपकी? चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, ज़मीन हमारी कब्जा कर रहा है, एक देश हमारे साथ नहीं आया जिसने ये कहा कि हम भारत के साथ हैं खुले में, किसी ने नहीं कहा। आप रोज जाके उन लोगों को झपिया पा रहे हो। इसलिए मैंने कहा, अच्छा मोदी जो है ना, प्रधानमंत्री जी जो है ना, वो एसेट्स पालते हैं, लाइबिलिटी नहीं पालते। वो जयशंकर आज की डेट में लाइबिलिटी हो गए हैं। आप हर मोर्चे पे फेल हो, आप चीन पे फेल हो, आप अमेरिका में फेल हो। कैसे कर दिया उन्होंने सीज फायर अनाउंसमेंट? आपको ये मैनेज करना था ना कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ये हम ही करेंगे। अगर भारत पहले इस बात की घोषणा करता और बाद में अमेरिका कहता रहता कि हमने कराया, कोई नहीं मानता उनकी बात, हमारी बात मानी जाती। ये भी डिप्लोमेटिक फेल्योर है विदेश मंत्री का कि अमेरिका आपका सीज फायर बता रहा है कि हमने अनाउंस कर दिया। चाइना का ज़मीन कब्जा करना आपका फेल्योर है, चाइना का पाकिस्तान का सपोर्ट करना आपका फेल्योर है, और एक भी देश आपके समर्थन में नहीं खड़ा हुआ, ये भी आपका फेल्योर है। तो ऐसे आदमी को नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट विदेश मंत्री रखेंगे? लिख के रख लो मेरे से, जिस दिन हो ना कैबिनेट रिशफल, मुझसे बात करना। ये जितना मैं समझता हूँ उनके काम करने के तरीके को, और मैं बहुत दूर से समझता हूँ क्योंकि मैंने कभी बीजेपी कवर नहीं की, जितना मैंने दूर से समझा है, मुझे नहीं लगता कि ये उनकी कैबिनेट में विदेश मंत्री कंटिन्यू करेंगे। अब इंतजार करो कैबिनेट रिशफल का। चलिए, बेहतर है। तो ज्योतिषी तो मैं हूँ नहीं, राजनीतिक स्टूडेंट हूँ। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? थरूर साहब हो सकते हैं। शशि थरूर साहब। हाँ भाई, कब जा रहे हैं? मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हो भी सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। टैलेंट थोड़ा कम है उधर सरकार में ना, सोचता इंपोर्ट कर लें इधर से, क्या प्रॉब्लम है? सब देश के तो लोग हैं। सब देश के ही लोग हैं, देश के लिए काम करेंगे। बिल्कुल। तो फिलहाल देखी जाएगी के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, मेरे साथ आदेश रावल साहब थे, और सचिन पायलट जिसके बारे में आपने कहा था, उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत बातचीत करके आपको समझाने और खुद समझने की कोशिश करी है। देखते रहें मॉल्टिक्स इंडिया, और फॉलो करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।